हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है वो दो तरह का होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला और दूसरा जो फॉर्मूला होता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो दो तरह का होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या। इंपिरिकल फॉर्मूला जो है इसका मतलब है, empirical formula indicates या represents simplest whole number ratio between the atoms of a compound जिन एटम्स से मिलकर बनता है उन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट, सबको समझ में आना चाहिए, जरा गौर करें, सिंपलेस्ट सादा तरीन होल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं यहां पे इस केस में, यदि पूरा नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, इशारिया में ना हो, सिंपलेस्ट होल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे होल नंबर हैं और पूरे नंबर हैं, जैसे 2.1 3.4 4.7 ये सारे इशारे, इसमें नहीं। इंपिरिकल फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड जिन एटम से मिलकर बनता है उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। इस तरह से जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of an element in a compound में जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनकी असल तादाद कितनी है, एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो एटम्स की जो असल तादाद होती है कंपाउंड में, जो फॉर्मूला इसको जाहिर करता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो कंपाउंड में एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करे उसको हम क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है बेंजीन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इसकी सिंपलेस्ट रेशियो, यहां से हम लोग जो है वो इसकी एटॉमिक रेशियो लेके इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर हम लोग निकाल लें तो वो इसका क्या होगा? इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे यहां पे कार्बन कितने हैं? 6 रेशियो, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे? 6। तो इसको सिंपलीफाई अगर आप लोग करें तो इसको 6 पे ही डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1:1। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इससे ज्यादा मैं इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकता। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एटम्स के दरमियान। तो अब यहां पे देखें तो एक कार्बन है, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो, और हाइड्रोजन भी एक है, तो एक कार्बन, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पे, और हाइड्रोजन। तो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जो फार्मूला शो कर रहा है, इस फार्मूले को हम लोग बोलेंगे इंपिरिकल फार्मूला। तो ये बेंजीन का कौन सा फार्मूला होगा? इंपिरिकल फार्मूला। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। अब इसमें एटम्स की रेशियो देखें तो 6 कार्बन है, रेशियो 12 हाइड्रोजन है, रेशियो 6 ऑक्सीजन है।
तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो चलो 6 पे इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे 2 और ये 1। इससे ज्यादा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो मे बी आपका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाए, इशारिया में आना शुरू हो जाए। तो हम लोगों को कहां तक पहुंचना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तक पहुंचना है। तो ये है सिंपलेस्ट होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर में ये रेशियो। तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि एक कार्बन हुआ, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन हुए और एक ही ऑक्सीजन हुआ। तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का जो है इसका फार्मूला है, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या है ये, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसमें देखें तो हाइड्रोजन की कितने एटम्स हैं 2, रेशो ऑक्सीजन की कितने एटम्स हैं 2। इसको सिंपलीफाई करें तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो आंसर क्या आएगा 1:1। तो इस तरह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा HO। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस तरह से एक और कंपाउंड देखते हैं C2H2। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइन। क्या नाम है इसका, इथाइन। ये इथाइन। तो अब इसमें देखें तो क्या बन रही है 2:2। इसको सिंपलीफाई कर ले तो आंसर क्या आएगा 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, कार्बन और ये हाइड्रोजन। दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे H2O। इसकी सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2% हैं, यानी 2 एटम्स हैं इसके, और ऑक्सीजन 2% नहीं, 2 एटम है इसके, इसकी रेशियो 2 बनती है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है। तो इसको सिंपलीफाई करें तो हम लोग इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, बस ये सिंपलेस्ट ही है। तो जब ये सिंपलेस्ट है तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 है, इसमें एटम्स की रेशियो देखें तो 1:3। अब इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो जब इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो यही है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा NH3। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। शुगर है C12H22O11। अब इसमें देखें तो एटॉमिक रेशियो क्या बन रही है 12:22:11। अब आप देखें अगर आप लोग इसको 11 पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 11 पे डिवाइड करने से। ये 11 पे डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन आंसर हमारा जो है वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा। अगर आंसर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला नहीं लिख सकते इसका, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। कभी आपने देखा है कि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला C1.2, हाइड्रोजन 2.7, ऑक्सीजन 9.1? कभी ऐसे देखा किसी का फार्मूला? नहीं ना देखा ऐसे, क्योंकि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। तो यही इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, क्योंकि ये इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट की हो कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, हम लोग उससे एम्पिरिकल फार्मूला बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अगर किसी भी, समझो इस बात को, अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो आप लोग उसकी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बना के उसका एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि जब एक न्यूली कंपाउंड डिस्कवर्ड होता है लेबोरेटरी में, जब कोई साइंसदान एक नया कंपाउंड बनाता है लेबोरेटरी के अंदर, तो अब उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसी टाइम तो नहीं ना बन जाता कि अभी कंपाउंड बना है, अभी पता ही नहीं है इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं ना बना सकते एकदम। तो जब कभी हम लोग एक नया या कोई भी साइंटिस्ट एक नया कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करता है तो सबसे पहले उसका किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी हम लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है।
फिर उसके बाद जैसे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी आप पता लगाते हैं कि जो एलिमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई हुए हैं वो कितने कितने परसेंट में मौजूद हैं, कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन हो किसी भी एलिमेंट की, या हम लोग किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल लें और आप लोगों से कहा जाए बताओ इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, फिर आप लोग क्या करेंगे? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर तो गिवन है फिर तो एम्पिरिकल फार्मूला बनाना बड़ा आसान काम है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब कभी कंपाउंड नया बनता है तो एकदम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं ना बन जाता है, ऐसे ख्वाब ख्याल तो नहीं है ना, किसी को ख्वाब आया और चलो जी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये, ऐसे तो नहीं है। तो हम लोग जब एक नया कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, क्वालिटेटिव के तरीके से भी, क्वांटिटेटिव के तरीके से भी। तो क्वांटिटेटिव का रिजल्ट क्या निकलता है? परसेंटेज हम लोगों को पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? परसेंटेज। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या है? कार्बन का एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें और हाइड्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन की जो परसेंटेज है लेट्स सपोज मैं बोल देता हूं जी 60% है इस एलिमेंट के अंदर, हमने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है ऐसे ही बोल देते हैं कि 40% है। बताओ इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यानी परसेंटेज से हम लोग कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। आज हम यही सीखेंगे कि अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन हो तो हम लोग फिर किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, फिर उसको यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बाकायदा तौर पर इस टॉपिक को कि अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन हो तब हम लोग कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। यानी जब हम लोग लेबोरेटरी में एक नया कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसका लेट्स सपोज हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, ऐसे बोलो, ऐसे समझो और ऐसे बोल दें, ऐसे मान लें कि हम लोगों ने एक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड का हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया और हम लोगों को पता चला कि इसमें कार्बन का एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम लोगों को क्या मिलेगी? परसेंटेज मिलेगी। तो बिल्कुल यही है पहला स्टेप। एम्पिरिकल फार्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को कंपाउंड का क्या करना होगा? परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करना होगा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोगों को डिटरमाइन करना होगा। ये पहला स्टेप है अगर हम लोग किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि परसेंटेज अगर किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड में से निकालनी है तो हम लोग एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय जो कंपाउंड है उसका मास कितना है, मास ऑफ कंपाउंड। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले को यूज करेंगे और एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट की परसेंटेज हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। उस एलिमेंट का मास लिखेंगे, टोटल कंपाउंड का मास लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या निकल आएगी? परसेंटेज निकल आएगी एलिमेंट की। तो पहला स्टेप यही हम लोगों को करना है अगर हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करना है। दूसरा स्टेप, जैसे हम लोगों को परसेंटेज मिल जाती है हर एक एलिमेंट की, तो फिर हम क्या करते हैं? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम आर एलिमेंट। अब जो एलिमेंट या एटम हम लोगों को मिला है जिसकी परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है इस फार्मूले को यूज करके, अब हम लोगों को उन एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना
नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है। आपको यहां पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट की उसको लिखना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो मोलर मास होगा उस पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो कंपाउंड में होती है, दरअसल ये एलिमेंट की अमाउंट ही होती है, मास ही होता है। तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मास क्या है, परसेंटेज क्या है, अमाउंट क्या है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो मोलर मास है वो क्या है, इस पे डिवाइड करेंगे तो हम लोग एलिमेंट की क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लें कि मेरे पास जो है वो तीन तरह के एटम्स हैं जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। लेट्स सपोज ए है, बी है और सी है। चले मान लेते हैं हम लोगों ने ये इसकी परसेंटेज निकाली, फिर इसके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। सपोज करें हम लोगों ने ए के जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए वो 2 थे, बी के जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए वो 4 हैं और सी के जो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए वो 8 है। ऐसे सपोज कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए इन एलिमेंट्स के जो प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। ए के 2 हैं, बी के 4 हैं, सी के 8 हैं। अच्छा, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप में क्या करना होता है हमको, थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, इस चीज को फोकस करें। थर्ड स्टेप ये कि आप लोगों ने जो एटम्स हैं जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं इनकी एटॉमिक रेशियो लिख देनी है। यानी आपने क्या करना है, इनको रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है, यानी एटॉमिक रेशियो की फॉर्म में इनको लिख लेना है। कैसे, जैसे ए बी सी तीन तरह के एटम्स है तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये है इनकी एटॉमिक रेशियो। हमने इनको एटॉमिक रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने जैसे इनको एटम्स को रेशियो की फॉर्म में लिख लिया, अब आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स को भी रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है। ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 रेशियो, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 रेशियो, सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 8। इस तरह से हम लोग ने लिखा है। फिर इसी स्टेप के अंदर हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने नोट करना है कि इन तीनों एटम में से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल किसका है। जिसका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा उसको हम लोगों ने इन सभी के नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर देना है। यानी अब क्या करना है, एटॉमिक रेशियो बनानी है। एटॉमिक रेशियो के बाद जो जो एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकंड स्टेप में, उनको रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है। फिर इन सभी नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी ईच नंबर ऑफ मोल इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को यहां पे दिखाई दे रहे हैं इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा उस पे इसको डिवाइड करना है। जैसे यहां पे देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल क्या है 2 है, तो इन सभी को आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना है। ये देखिए 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सिंपलीफाई करेंगे। जैसे मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, ये 2 2 2s are 4 2 4s are 8, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 रेशियो 2 और ये रेशियो 4। अगर मेरे पास इस तीसरे स्टेप के अंदर जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर यहां पे जब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये आंसर जो है वो कंप्लीट होल नंबर में आता है, कंप्लीट होल नंबर में आता है, यानी इशारिया में नहीं आता, तो बस यही है मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आंसर कंप्लीट होल नंबर में आ जाता है, इशारिया में नहीं आता, तो फिर यही हम लोगों ने इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करिए। तो फिर इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा ए कितने टाइम है 1 टाइम है, तो 1 यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। बी कितने टाइम है 2 टाइम है, तो लिखेंगे बी, इसके साथ लिख देंगे 2। और सी जो है कितने टाइम है 4 टाइम है, तो सी के साथ लिख देंगे 4।
तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो फ्रैक्शंस में आ जाता है, किसमें आ जाता है, फ्रैक्शंस में आ जाता है, इशारियां में आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर याद रखें यहां पे हमारे पास आंसर फ्रैक्शंस में ऑब्टेन होता है, तो फिर हम लोग इन नंबर्स को किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ, चलिए 4 स्टेप यहां पे लिख देते हैं। अगर हमारे पास आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे आंसर आ जाता है 2.5 आ जाता है, यहां किसी एक का आ जाता है या सभी का आ जाता है, कहीं भी हमारे पास फ्रैक्शन में अगर ऑब्टेन हो जाता है रिजल्ट हमारा, तो हम लोगों को क्या करेंगे? हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम लोगों को इसको राउंड ऑफ करने के लिए किसी सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सूटेबल डिजिट के साथ हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे टू राउंड ऑफ द नंबर। तो इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए, इसको होल नंबर बनाने के लिए, कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हम लोग किसी सूटेबल डिजिट के साथ इस फ्रैक्शन को जो यहां पे हम लोगों को ऑब्टेन हुई है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो यहां तक चारों स्टेप्स क्लियर हो गए सबको? इसके साथ में यहां पे इसको एक को हम लोग लिख देते हैं इस फॉर्म में और इसके साथ स्टार लगा देते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप तो हम लोगों को तब यूज करना है जब यहां पे हमारे पास जो थर्ड स्टेप के अंदर आंसर हम लोगों को ऑब्टेन हो वो आंसर फ्रैक्शन में हो, इशारे में, तब हम लोग ये वाला चौथा स्टेप यूज कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे 4 स्टेप हम लोगों ने बेसिकली देखे हैं कि हम लोगों को सबसे पहले जिस भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बनाना है, हम लोग सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फार्मूले को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वो जो एटम्स होंगे जिनकी परसेंटेज हमने निकाली, उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना बड़ा आसान काम है। जो परसेंटेज निकाली होगी उसको लिखेंगे हम लोग, और जिस एलिमेंट के लिए परसेंटेज होगी उसके मोलर मास इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होंगे हम लोग थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग जितने भी एटम्स होंगे उनको रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स को भी रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा उस पे हम लोग सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज किया कि एक का 2 है, एक का 4 है, सी के 8 मोल्स हैं, तो हमने देखा यहाँ पे 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, तो हमने इसको सब पे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद अगर हमारा आंसर होल नंबर में आता है, कंप्लीट नंबर में आता है, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आता है, इशारिया में आता है, तो फिर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? चौथा स्टेप यूज करना पड़ेगा। इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? वो जो इशारिया वाला नंबर है इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? हम लोग इसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग इसको क्या कर सकें? राउंड ऑफ कर सकें। तो राउंड ऑफ करने के लिए, कंप्लीट नंबर बनाने के लिए, कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंप्लीट नंबर हमारे पास जो है वो बन जाएगा। तो ये थे इसके 4 स्टेप्स। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और इस बात को क्लियर करते हैं कि किस तरह से हम लोग कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट की परसेंटेज है उसको यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमारे पास है ये स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। स्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन सी। ओके, तो अब स्कॉर्बिक एसिड के अंदर 3 तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, चलिए सर्कल कर देते हैं इसको, और ऑक्सीजन। 3 तरह के एटम हैं। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देखें, इस एग्जांपल के अंदर देखें तो कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है। यानी एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का पहला स्टेप था परसेंटेज को कैलकुलेट करना, परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना। तो ये तो पहले से ही हम लोगों को गिवन है,
यानी परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों को गिवन है। अगर गिवन ना होती तो फिर हम लोगों को क्या होता, कंपाउंड का मैस गिवन होता और एलिमेंट का मैस गिवन होता। अगर इन सब एलिमेंट के मैसेज और कार्बोनिक एसिड जो कंपाउंड है इसका मैस गिवन होता तो हम लोग क्या करते, इस पहले स्टेप को यूज करके परसेंटेज फाइंड आउट करते। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आप लोग देखें इस एग्जांपल में तो हमारे परसेंटेज गिवन है, जिसका मतलब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये कि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो परसेंटेज है एलिमेंट की, परसेंटेज जो एलिमेंट की है उसको हमने डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। जो हमारे पास एलिमेंट या एटम है उसके मोलर मास से हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो अभी आप लोग यहां पे देखें तो हमारे पास कितनी तरह के एटम है? 3 तरह के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी यहां पे गिवन है हमारे पास? 40.92%, 40.92% डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम, 12 ग्राम पर मोल। एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। तो इस तरीके से अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज देखें तो 4.58% डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? तकरीबन राउंड अबाउट 1 होता है। अगर एग्जैक्ट मेंशन करें तो 1.008 ग्राम पर मोल। और इसी तरीके से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी गिवन है? 54.5% डिवाइड बाय ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 ग्राम पर मोल है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होंगे वो कार्बन के जो हैं वो अगर हम सॉल्व करें तो तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो 3.41 इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैलकुलेट होते हैं। तो इसको अगर हम लोग सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन जो है वो है 4.54 राउंड अबाउट इतना को आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.406। तो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तीनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए सेकंड स्टेप के। तो अब हम लोग आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है कि हम लोगों ने इन एटम्स को एटॉमिक रेशियो की फॉर्म में लिखना है। तो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। इसके बाद क्या करना होता है? इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को लिख देना है। यहाँ पे कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3.41 रेशियो। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड आउट किए? 4.54 रेशियो। इस तरीके से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हमने जो फाइंड आउट किए 3.406। ओके, तो आप लोग जरा गौर से देखें तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल किसके नजर आ रहे हैं? ऑक्सीजन के नजर आ रहे हैं 3.40। ये 4 के बाद 1 है, ये 4 के बाद 0 है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है। तो अब हमने क्या करना है? इस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल को सभी पे डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम लोग इसी स्टेप में डिवाइड करते हैं। 3.406 3.406 3.406। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये तकरीबन 1.00 इतना को आंसर आएगा। यानी 1.00 मतलब 1 ही होता है तो 1 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर आएगा राउंड अबाउट 1.33। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो हम लोगों को थर्ड स्टेप के अंदर जो हम लोगों को रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को देखो, क्या ये कंप्लीट होल नंबर है? नहीं, कंप्लीट होल नंबर नहीं है। ये तो दोनों कंप्लीट होल नंबर है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, इशारिया में आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को यूज करना है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है कि इस नंबर को हम लोगों को राउंड ऑफ करके कंप्लीट नंबर बनाना है। तो इसको कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये राउंड ऑफ हो सके। तो अगर हम लोग इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग जो है इस नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं और राउंड ऑफ करके कंप्लीट नंबर बना सकते हैं। तो याद रखना है आप लोगों ने यहाँ पे कि सिर्फ इसको ही आपने मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ नहीं करना, बल्कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जो रेशो आप लोगों को मिली हुई है यहाँ पे सभी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग सभी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 1 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और रेशो
रेशो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.99, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से रेशो 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन, ये हाइड्रोजन की रेशो हमारे पास, और ये रेशो ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इस 3.9 तकरीबन राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 3:4:3। इसका मतलब कार्बन 3 टाइम्स, हाइड्रोजन 4 टाइम, ऑक्सीजन ये कितने टाइम हो गया? 3 टाइम हो गया। हमारे पास क्या रिजल्ट निकला? C3H4O3। तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का ये एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया।